नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक क्विज। पहला प्रश्न आपके समक्ष है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जादूगोड़ा देश की पहली खदान है जिसमें व्यावसायिक स्तर पर यूरेनियम अयस्क का उत्पादन होता है। पूर्वोत्तर राज्यों में यूरेनियम के भंडार नहीं पाए जाते हैं। यूरेनियम के विमान नियंत्रण सतहों के प्रतिभार और विकिरण परिरक्षण में अनुप्रयोग हैं। आपको ये बताना है कि इन कथनों में से कौन सा या से सही है या है। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल तीन कि केवल एक और तीन। यूरेनियम के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि यूरेनियम एक रेडियोधर्मी पदार्थ है जिसका उपयोग परमाणु ऊर्जा उत्पादन आदि में किया जाता है। यूरेनियम प्राकृतिक रूप से मिट्टी, चट्टान और पानी आदि में कम सांद्रता में पाया जाता है। यह एक कठोर, सघन, तन्य और रेडियोधर्मी धातु है। आपको ये ध्यान रखना है कि यूरेनियम धातु का घनत्व काफी उच्च होता है। इसी के चलते यूरेनियम का उपयोग विकिरण चिकित्सा का उपयोग करते हुए चिकित्सा प्रक्रियाओं में विकिरण के खिलाफ ढाल के रूप में और रेडियोधर्मी सामग्री के परिवहन के दौरान भी किया जाता है। इसमें स्वयं रेडियोधर्मी यूरेनियम अपने उच्च घनत्व के चलते विकिरण परिरक्षण में भूमिका निभाता है। इसके अलावा इसका उच्च घनत्व इसे विमान और औद्योगिक मशीनरी में काउंटरवेट में भी महत्वपूर्ण बनाता है। इस तरीके से हमें देख सकते हैं कि तीसरा जो कथन है वह हमारा सही है। आपको ध्यान देना है कि भारत में यूरेनियम का निक्षेप झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि के क्षेत्रों में देखा जाता है। इसके अलावा भारत के पूर्वोत्तर के मेघालय राज्य में भी इसके निक्षेप पाए जाते हैं जिसमें इसका वाहकिन क्षेत्र यूरेनियम डिपॉजिट के लिए महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में जादूगोड़ा देश की पहली ऐसी खदान है जिसमें व्यावसायिक स्तर पर यूरेनियम अयस्क का उत्पादन होता है। इस रूप में आप देख सकते हैं कि जो पहला और तीसरा कथन है वह सही है, दूसरा कथन हमारा सही नहीं है और इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, केवल एक और तीन। आप इस चित्र में भी भारत में पाए जाने वाले यूरेनियम डिपॉजिट्स को देख सकते हैं। इस तालिका में भारत में ऐसे न्यूक्लियर प्लांट्स को दिखाया गया है जो कार्यशील हैं, जिसमें काकरापार, कलपक्कम, नरौरा, कैगा, राजस्थान, तारापुर और कुडमकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट को आप देख सकते हैं। यूरेनियम खनिज महत्वपूर्ण इसलिए हो गया है क्योंकि आज की खबर के अनुसार रूस के रोसाटोम स्टेट कॉरपोरेशन ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की इकाइयों 1 व 2 के लिए भारत को अधिक विश्वसनीय और लागत प्रभावी टीवीएस 2M परमाणु ईंधन के पहले बैच की आपूर्ति की है। दूसरा प्रश्न आपके समक्ष है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एमाइलोडोसिस का सर्वोत्तम वर्णन करता है? मस्तिष्क और विभिन्न आंतरिक अंगों में असामान्य आयरन संचय वाला एक दुर्लभ आनुवांशिक विकार, एक दुर्लभ बीमारी जो तब होती है जब एक असामान्य प्रोटीन अंगों में बनता है और सामान्य कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप करता है, एक दुर्लभ सूजन संबंधी विकार जो पूरे शरीर को प्रभावित कर सकता है, कि एक ऐसा विकार जिसमें बालों के झड़ने की समस्या होती है। जब बात की जाती है एमाइलोइडोसिस की तो आपको ये ध्यान रखना है कि यह एक दुर्लभ बीमारी है जो तब होती है जब एक असामान्य प्रोटीन जिसे अमाइलॉइड कहा जाता है किसी के अंगों में बनता है जो उनके आकार और कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है। यह प्रोटीन जब जमा होता है तो वह हृदय, मस्तिष्क, गुर्दे और शरीर के अन्य अंगों में जमा होकर अंगों में विफलता जैसी स्थिति को पैदा कर सकता है। अमाइलॉइड प्रोटीन सामान्य रूप से शरीर में नहीं पाया जाता है, लेकिन यह कई अलग अलग प्रकार के प्रोटीन से बन सकता है। आपको ध्यान रखना है कि अमाइलोइडोसिस बीमारी एक अलग स्वास्थ्य स्थिति के लिए माध्यमिक हो सकती है या फिर प्राथमिक स्थिति के रूप में भी विकसित हो सकती है। कभी कभी यह जीन में उत्परिवर्तन के चलते भी देखी जा सकती है, लेकिन आमतौर पर अमाइलोइडोसिस बीमारी के कारण को अब तक ज्ञात नहीं किया जा सका है।
इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी। एक दुर्लभ बीमारी जो तब होती है जब एक असामान्य प्रोटीन अंगों में बनता है और सामान्य कार्य प्रणाली में हस्तक्षेप करता है। हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ अमाइलोइडोसिस बीमारी से पीड़ित पाए गए हैं, जिससे यह बीमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाती है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, फर्नांडीना विशाल कछुआ आयुसीएन लाल सूची की निम्नलिखित में से किस श्रेणी में सूचीबद्ध है? गंभीर रूप से संकटग्रस्त, सुभेद्य की संकटापन्न। फर्नांडीना विशाल कछुआ, जिसे फर्नांडीना द्वीप गालापागोस कछुए के रूप में जाना जाता है, इसे नारबोरो द्वीप विशाल कछुआ अथवा चेलोनोइडिस नाइजर फैंटास्टिक के नाम से भी जाना जाता है। वास्तव में यह एक गैलापागोस कछुए की एक उप प्रजाति है। इसे 1906 में खोजा गया था और फरवरी 2019 में एक अभियान के द्वारा फर्नांडीना द्वीप पर इसकी पुनः खोज की गई। इसका आईयूसीएन दर्जा गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। आईयूसीएन लाल सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकल एंडेंजर्ड प्रजाति ऐसी प्रजाति होती है जो विलुप्त होने के अत्यधिक उच्च जोखिम का सामना कर रही है। 2021 तक आईयूसीएन के द्वारा वर्तमान में ट्रैक की गई लगभग 1,20,000 से अधिक प्रजातियों में 8,400 से अधिक ऐसी प्रजातियां हैं जो गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, गंभीर रूप से संकटग्रस्त। आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, संत तुकाराम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है? वे मराठा शासक शिवाजी महाराज के समकालीन थे। उन्होंने अपने कीर्तनों और अभंगों द्वारा समाज, सामाजिक व्यवस्था और महाराजाओं के गलत कार्यों की ओर इशारा किया। आपके विकल्प हैं केवल एक, केवल दो, दोनों, कि इनमें से कोई भी नहीं। संत तुकाराम महाराज के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि वे 17वीं सदी के मराठी कवि हिंदू संत थे, जिन्हें महाराष्ट्र में तुकोबराया तुकोबा के नाम से भी जाना जाता है। वे वरकरी संप्रदाय जो मराठी वैष्णव परंपरा है के संत थे, जो कि भगवान विठोबा की पूजा करते हैं। उन्हें सबसे बड़ा मराठा भक्ति सुधारक माना जाता है और वे मराठा शासक शिवाजी महाराज के समकालीन थे। उन्होंने विठोबा पंथ को लोकप्रिय बनाने के साथ विट्ठल स्वामी पर भक्ति गीतों की रचना की, जिन्हें अभंग कहा जाता है। इसके माध्यम से न केवल उन्होंने समानता, सार्वभौमिक भाईचारे का संदेश दिया, अपितु अपने कीर्तनों और अभंगों के द्वारा समाज, सामाजिक व्यवस्था और महाराजाओं के गलत कार्यों की ओर भी इशारा किया। इस रूप में दोनों ही कथन हमारे सही हैं और हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, दोनों। आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री पुणे जिले के मंदिर शहर देहू में संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। अब हम यूपीएससी के द्वारा 2022 में पूछे गए प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी एक मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवोद्भवी स्रोत है? कपास, धान, गन्ना की गेहूं? धान के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि धान मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवोद्भवी स्रोत है, यानी मानव जनित क्रिया से इसका उत्थान देखा जाता है। वर्तमान में धान का उत्पादन बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसमें सिंचाई के पानी की कमी और आशंकित जलवायु परिवर्तन शामिल किया जाता है। हालांकि वर्तमान फसल तकनीकों के संशोधन से उपज में वृद्धि हो सकती है, पानी की बचत हो सकती है और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को भी कम किया जा सकता है। इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, धान। अब हम फैक्ट ऑफ द डे यानी आज के तथ्य की चर्चा कर लेते हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे प्रवासी कारवां पर, जो आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में प्रकाशित हुआ है। हाल ही में विभिन्न राष्ट्रीयताओं के हजारों प्रवासियों ने अपने गृह देशों में कठिनाइयों से बचने की उम्मीद में अमेरिकी सीमा तक पहुंचने के लिए दक्षिणी मैक्सिको के रास्ते 2000 किलोमीटर की यात्रा को शुरू किया है।
खबरों के अनुसार हाल के वर्षों में यह इस क्षेत्र के सबसे बड़े प्रवासी कारवां में से एक हो सकता है। इस आंदोलन को अमेरिका के 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन समिट ऑफ द अमेरिकास के साथ मेल खाने के लिए प्रारंभ किया गया है, जो कि 8 जून को शुरू हुआ और लॉस एंजलिस में आयोजित किया जा रहा है। प्रवासन इस बैठक में चर्चा की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक है। आपको ये ध्यान रखना है कि दक्षिण और मध्य अमेरिका के लोगों के बड़े पैमाने पर कारवां 2018 से ही समय समय पर देखे जाते हैं। बढ़ती गरीबी, हिंसा और सामाजिक राजनीतिक उथल-पुथल के कारण अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हजारों लोग होंडुरास, ग्वाटेमाला, निकारागुआ और अल सल्वाडोर से मैक्सिको में प्रवेश करते हैं, जो अंततः संयुक्त राज्य अमेरिका तक पहुंचने की उम्मीदों को रखते हुए देखे जा सकते हैं। वर्षों से ग्वाटेमाला और मैक्सिको के अधिकारियों ने इन कारवाओं की आवाजाही को कम करने का प्रयास किया है, हालांकि वह सफल नहीं हो पाए हैं। हालांकि अतीत के विपरीत इस बार चल रहे कारवां में वेनेजुएला के लोगों का भी एक महत्वपूर्ण अनुपात है। इसका एक कारण जनवरी में मैक्सिको के द्वारा शुरू की गई एक नीति है, जिसके लिए वेनेजुएला के लोगों को देश में प्रवेश करने के लिए वीजा की आवश्यकता होती है। पहले वेनेजुएला के लोग पर्यटकों के रूप में मैक्सिको में अधिक आसानी से प्रवेश कर सकते थे और बाद में अमेरिकी सीमा पर जा सकते थे। इसके संदर्भ में रिपोर्ट में कहा गया है कि हाल के वर्षों में लगभग 60 लाख वेनेजुएला के लोग पड़ोसी देशों में भाग गए हैं। लॉस एंजलिस में जो समिट ऑफ द अमेरिका शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, वह मुख्य रूप से प्रवास, जलवायु परिवर्तन और अर्थव्यवस्था जैसी साझा चुनौतियों का समाधान करना चाहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इसमें क्षेत्रीय नेताओं के साथ एक घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य अमेरिका महाद्वीप में प्रवासी संकट को कम करना है। कारवां के आयोजकों के अनुसार उन्होंने क्षेत्रीय नेताओं को प्रवासियों के सामने आने वाली गंभीर समस्याओं को दिखाने के लिए ही समिट ऑफ द अमेरिका शिखर सम्मेलन के साथ इसे आयोजित किया है। उम्मीद ये की जा सकती है कि लॉस एंजलिस में आयोजित होने वाले इस शिखर सम्मेलन से अमेरिका के प्रवासी संकट को लेकर एक सुनिश्चित समाधान किया जा सकेगा। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।